Hello everyone, a very warm welcome to the series of Indian polity for our UPSC. So अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम इस सीरीज में शुरू करने जा रहे हैं दैट इज सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे सेलिएंट फीचर्स हैं और यहीं पे आपको पता चल जाएगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक्चुअल में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। मतलब वी विल गेट एन ओवरव्यू ऑफ द कंप्लीट सिलेबस कि हम पूरे के पूरे इंडियन पॉलिटी में एक्चुअल में पढ़ने क्या वाले हैं, वो हमें इस चैप्टर में कहीं ना कहीं पता चल जाएगा। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सेलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज दैट इट इज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। जितने भी वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उसको हम बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, या तो वो लिखित फॉर्म में प्रेजेंट होंगे दैट इज दे आर रिटन इन नेचर, या फिर वो लिखित फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होंगे दैट इज दे आर अनरिटन इन नेचर। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें जैसे अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, सो दे आर प्रेजेंट इन द रिटन फॉर्म, इसलिए दे कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन, इसको कहीं भी लिखा नहीं गया है, इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन या जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है ये ओरली ही यहाँ पे बताया गया है, सो इट इज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एग्जाम्पल हो जाता है। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन तो है ही, एज वेल एज इट इज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। जितने आर्टिकल्स, जितने क्लोजेस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट है उतने वर्ल्ड के किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट नहीं है। सो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। ओरिजिनली अगर बात करें तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में वी हैड प्रीएम्बल जो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, दैट इट एक्ट्स एज अ प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जितने भी मॉरल वैल्यूज, जितने भी गाइडिंग प्रिंसिपल्स पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है वो हमारे कहीं ना कहीं प्रीएम्बल में मेंशन है। एज वेल एज स्टार्टिंग में इनिशियली वी हैड 395 आर्टिकल्स जो कि डिवाइडेड थे। हमारा पूरा का कॉन्स्टिट्यूशन वेरियस पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो ओरिजिनली वी हैड 22 पार्ट्स और उन 22 पार्ट्स में हमारे पास 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। कुछ शेड्यूल्स होते हैं जहां पे कुछ बेसिक बातें बताई जाती हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे पास 8 शेड्यूल प्रेजेंट थे एट द टाइम ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन आज के टाइम पे क्योंकि विद द वेरियस अमेंडमेंट्स हमने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे चेंजेस करे हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे पार्ट्स डिलीट करे हैं, नए ऐड करे हैं, तो एट प्रेजेंट हमारे पास प्रीएम्बल तो है ही। प्रीएम्बल के अंदर हमने एक बार हमने अमेंडमेंट करा है दैट इज द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1976 में करा था, और उसमें हमने 3 वर्ड्स को ऐड करा था दैट इज सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। तो इन 3 वर्ड्स को हमने ऐड करा था प्रीएम्बल में 42nd अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से। लेकिन एज सच हमारा प्रीएम्बल जो है वो सिंस द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो प्रेजेंट है। इसके अलावा इनिशियली वी हैड 22 पार्ट्स और ये पार्ट्स अब हमारे पास 25 पार्ट्स हो चुके हैं, जिसमें इनिशियली वी हैड 395 आर्टिकल्स जो आज के टाइम पे बढ़ के हो चुके हैं 470 आर्टिकल्स। और हमारे पास में 8 शेड्यूल्स थे, तो हमने 4 नए शेड्यूल्स ऐड करे हैं दैट इज शेड्यूल नंबर 9, 10, 11 एंड 12। सो एट प्रेजेंट वी हैव 12 शेड्यूल्स इन टोटल। तो अमेंडमेंट से हमने कितने आर्टिकल्स को डिलीट करे हैं? हमने लगभग 20 आर्टिकल्स को डिलीट करा है और एक पार्ट दैट इज पार्ट नंबर 7 को हमने डिलीट करा है। तो क्योंकि एक ही पार्ट डिलीट करा है तो यहाँ पे ये आपको याद रखना है दैट पार्ट नंबर 7 इज रिपील्ड नाउ। और ऐड करे हैं हमने अप्रोक्सीमेटली 95 आर्टिकल्स, 4 पार्ट्स को हमने ऐड करा है, 4A, 9A, 9B एंड 14A। जैसे जैसे इन चैप्टर्स के बारे में हम पढ़ेंगे और हमें क्लियरिटी हो जाएगी, आपको मोटा मोटा यहाँ पे आइडिया होना चाहिए कि हमने कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में डिलीट करा है, कुछ ऐड करा है जिसने हमें कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करे हैं। और 4 पार्ट्स, 4 शेड्यूल्स हमने ऐड करे हैं दैट इज 9, 10, 11 एंड 12। ओरिजिनली अगर बात करें हमारा तो कॉन्स्टिट्यूशन इतना ज्यादा बड़ा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखो 470 तक आर्टिकल्स है। तो इसी का अगर वर्ल्ड के बाकी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कंपैरिजन करते हैं तो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 7 आर्टिकल्स हैं, वहीं ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन में 128 आर्टिकल्स हैं, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन में 147 आर्टिकल्स है और चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन में 138 आर्टिकल्स है। तो इससे आप यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन कंपैरिजन टू द अदर कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड कितना ज्यादा बड़ा है। अब इसके इतना ज्यादा बड़ा होने के कारण क्या है? अगर हम बात करें तो इंडिया की अगर हम जियोग्राफी को देखते हैं तो इन इंडिया वी हैव बहुत सारी हमारे पास जियोग्राफिकल फीचर्स हैं। दिस इज आर माउंटेन एरियाज, हेयर वी हैव द नॉर्थ ईस्टर्न हिली प्लेन्स, तो यहाँ पे हिल्स भी मेंशन है, हिल्स भी प्रेजेंट है। हेयर वी हैव प्लेन्स, हेयर वी हैव डेजर्ट, हेयर वी हैव प्लेट्यूज एंड हेयर, यहाँ पे हमारे पास प्लेन एरियाज ही हैं, प्लस यहाँ पे हमारे पास ट्राइबल एरियाज प्रेजेंट है।
इन द सेंट्रल इंडिया। तो इतनी ज़्यादा जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी हमारे पास प्रेजेंट है, उतनी ही ज़्यादा जियोग्राफिकल कंडीशंस में वेरिएशन की वजह से उतनी ज़्यादा डाइवर्स पॉपुलेशन हमारे पास प्रेजेंट है, उतनी ही हर सोशली हमारे पास डाइवर्सिटी प्रेजेंट है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी प्रेजेंट है, उतनी ही ज़्यादा लैंग्वेजेस प्रेजेंट है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारी जियोग्राफिकल कंडीशन वास्ट होने की वजह से वी आर द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया, और सेकंड लार्जेस्ट रादर अब तो फर्स्ट लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। तो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन, इतना ज्यादा एरिया, इतनी ज्यादा जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी, इतनी ज्यादा सोशल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी की वजह से ज्योग्राफी एक मेजर यहाँ पे इशू बन जाता है, मेजर फैक्टर बन जाता है फॉर बीइंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। अदर फैक्टर जो हमें यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बीइंग द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड, दैट इज द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हिस्ट्री की अगर बात करें तो हमारे ऊपर अलग अलग यूरोपियन पावर्स ने कहीं ना कहीं हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस डाला है। उससे पहले मुगल्स अगर हमारे पास रूल कर रहे थे तो वी हैव द इन्फ्लुएंस ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड एज वेल, और वेरियस हमारे पास बहुत सारे जैनिज्म बुद्धिज्म का ग्रोथ हमें इंडिया में देखने को मिला है। ब्रिटिशर्स पोर्तुगीज जैसे जो यूरोपियंस है वो इंडिया में एंटर करे, तो क्रिश्चियंस भी हमारे पास बहुत ज्यादा हैं। तो हिस्ट्री की अगर बात करें तो वी हैव डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ हिस्ट्री एज वेल, कि हिस्ट्री ने भी इस तरीके से इन्फ्लुएंस करा है हमें कि जिससे हमारी डाइवर्सिटी इंक्रीज हुई है। इसके अलावा क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर लगभग 200 साल तक राज करा है, तो ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज से हमने बहुत सारी चीजें ली हैं। ब्रिटिशर्स अपनी कंट्री में जिस तरीके से रूल करते हैं, या इन द पास्ट ब्रिटिशर्स ने हम पे जिस तरीके से रूल करा है, वो चीज भी हम पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट डाल के गई है। इसलिए हिस्ट्री ने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करा है। जैसे इन्फ्लुएंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 इतना ज्यादा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे इन्फ्लुएंस डालता है कि कुछ थिंकर्स का कहना है कि वी हैव जस्ट कॉपी पेस्टेड दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 इन मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इतनी ज्यादा फीचर्स हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिए गए हैं। देन सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया बीइंग अ फेडरल कंट्री। फेडरल कंट्री का मतलब होता है एक फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट वो होती है जहां पे डिवीजन ऑफ पावर देखा जाता है। अब इंडिया में वी हैव सेंटर एज वेल, मतलब हमारे पास यूनियन भी है, नेशनल गवर्नमेंट अलग है, एज वेल एज वी हैव द स्टेट गवर्नमेंट। अब नेशनल और स्टेट गवर्नमेंट की डिवीजन ऑफ पावर देखने को मिलता है, क्योंकि ये अपनी अपनी सरकारें कहीं ना कहीं से चलाती हैं। स्टेट में भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये स्टेट लेवल पे भी होता है एज वेल एज ये सेंट्रल लेवल पे भी होता है। मतलब डिस्पाइट बीइंग द फेडरल कंट्री हमारे पास डिवीजन ऑफ पावर तो देखने को मिलता है क्योंकि वी आर द फेडरल कंट्री, लेकिन वी हैव अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द सेंटर एंड स्टेट। तो जितने भी सेंटर एंड स्टेट का जो लेजिस्लेटिव सिस्टम है, जो एग्जीक्यूटिव सिस्टम है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, जो जुडिशियल सिस्टम है, इट इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ओनली। तो वी हैव अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन लेंथी हो जाता है। Next reason for being the lengthiest constitution of the world is it contains detailed administrative provisions. Administrative provisions किस तरीके से गवर्नेंस होगी, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करेगा, जैसे यूपीएससी के बारे में भी मेंशन है इन द कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट सीसीएस के बारे में भी मेंशन है इन द कॉन्स्टिट्यूशन, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स चलेंगे, हर एक छोटी छोटी बॉडी के बारे में जो भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है वो हमारे कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। उसके पावर्स, उसके रोल्स, उसका सैलरी एंड एक्सपेंडिचर, हर चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। इट ऑल्सो अकाउंट्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बीइंग द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट रीजन, इट कंटेन्स लर्निंग फ्रॉम वेरियस कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड। तो जिस टाइम पे हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बना रहे थे उस टाइम पे द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स रेड अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 60 कंट्रीज। तो लगभग 60 कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के बाद हमने हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो आज के टाइम पे प्रेजेंट है उसको बनाया है। इसलिए यहाँ पे हमने बहुत सारे फीचर्स उनसे अडेप्ट करे हैं, उनकी लर्निंग्स को सीखा है, तभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा है। ऑल्सो वी हैव कोडिफाइड द कन्वेंशंस, मतलब जो भी कन्वेंशनली जैसे ट्रेडिशनली ये होता चला आ रहा है और वो बाय डिफॉल्ट हो जाना चाहिए, दिस इज द कन्वेंशन, उसको भी कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में हमने रूल्स या लॉज बना के या कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करा है। इसके अलावा इट कंटेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स डिटेल्ड प्रोविजंस फॉर द एसटीज, एससीज एंड बैकवर्ड क्लासेस। यहाँ पे जब मैंने आपको ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ज्योग्राफिकल यहाँ पे डिफरेंसेस के बारे में बताया था, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, इसके अलावा हिली एरियाज जहाँ पे जैसे साउथ में वी हैव टोडाज एज ट्राइब्स, तो हिली एरियाज पे वी हैव ट्राइब्स,
सेंट्रल इंडिया में वी हैव ट्राइब्स, तो ट्राइबल एरियाज से रिलेटेड हमें उनको कहीं ना कहीं राइट्स प्रोवाइड करवाने होते हैं, तो उससे रिलेटेड, या एससीज का जो हमने पास्ट में डिस्क्रिमिनेशन करा है बिटवीन द एससीज एंड द कॉमन पीपल, सॉरी आई शुड नॉट यूज दीज वर्ड्स, फॉरगिव मी फॉर दिस। यहाँ पे जो एसटीज के साथ, जो एससीज एसटीज या बैकवर्ड क्लासेस के साथ जो पास्ट में हमने डिस्क्रिमिनेशन करे हैं, उसको यहाँ पे खत्म करने के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन में इनसे रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं, जो इनको कहीं ना कहीं अब सहूलियत प्रोवाइड करवाते हैं, वो प्रोविजंस भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को लंबा बना देते हैं। नेक्स्ट है अदर प्रोविजंस आर आल्सो मेंशन्ड इन डिटेल, हर एक प्रोविजन यहाँ पे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में डिटेल में मेंशन है। सेकंड है that drawn second salient feature of the constitution of India, that the constitution is drawn from various sources, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि लगभग 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा था और उनकी लर्निंग से हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलप करा है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के भी लगभग 250 प्रोविजंस आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन फ्रेम्ड आफ्टर रैनसेकिंग, मतलब छानने के बाद, ऑल द नॉन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, मतलब हर एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड जो उस टाइम पे पता था कि इस कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, तो उनको छानने के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। दिस इज द वर्डिंग बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो ये हमें बता रहा है कि वी हैव ड्रॉन आवर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। अब वो वेरियस सोर्सेज क्या है और उन सोर्सेज से हमने कौन कौन से फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लिए हैं, वो अब इस टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे मेंशन्ड है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से यूपीएससी कहीं ना कहीं से क्वेश्चंस पूछता रहता है। 2024 के प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा फीचर कहाँ से लिया गया है, और ये मैचिंग बेस्ड में ये क्वेश्चंस आते हैं जनरली। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमने लिया है फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ द गवर्नर, जुडिशरी, हमारी जुडिशरी। ये कुछ कंफ्यूजिंग पॉइंट्स होते हैं जो आपको बार बार पढ़ने से याद होंगे, या आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो आपके ये पॉइंट्स ज्यादा आपको याद रहने की टेंडेंसी रहेगी, तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। इसके अलावा पब्लिक सर्विस कमीशन और इमरजेंसी प्रोविजन, ये एक कंफ्यूजिंग पॉइंट्स है। एक प्रोविजन होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दैट टेकिंग अप ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी, this is taken from the constitution of the Germany, while the emergency provisions are taken from the government of India act of 1935। यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि जब भी अगर आपसे इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में पूछा जाए तो आपको ये याद रखना है दैट द इमरजेंसी प्रोविजंस आर टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स भी हमने ज्यादातर हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से ली थी। फिर ब्रिटेन से, ब्रिटेन ने भी हमारे ऊपर बहुत साल राज किया है, तो ब्रिटेन की जितने भी हमने ब्रिटेन की गवर्नेंस से जो जो चीजें सीखी थी, जो जो चीजें हमें अच्छी लगी थी, तो बहुत सारी चीजें हमने ब्रिटेन से भी ली हैं। जैसे कि हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब जहां पे हमारी एग्जीक्यूटिव इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू आवर लेजिस्लेचर, और ये यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अकाउंटेबल होते हैं एंड आंसरेबल होते हैं। सो दिस इज द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। रूल ऑफ लॉ हमने यहाँ पे ब्रिटेन से लिया है। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स, लॉ बनाने का जो प्रोसीजर होता है दैट इट इज पास्ड बाय द बोथ द हाउसेस एंड देन फर्दर साइंड बाय द प्रेसिडेंट, तभी वो लॉ, हमारा बिल जो है वो लॉ बनता है। दिस इज द लेजिस्लेटिव प्रोसीजर एंड इट इज टेकन फ्रॉम द ब्रिटेन। देन सिंगल सिटीजनशिप, जैसे हमारे इंडिया में whether we are member of any particular state, we are a citizen of our country India only। तो ये सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट इज टेकन फ्रॉम ब्रिटेन। देन कैबिनेट सिस्टम हमारा, ये भी हमने ब्रिटेन से लिया है। प्रेरोगेटिव रिट्स, जो रिट्स हम पढ़ते हैं वो हमने ब्रिटेन से लिए हैं। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड बाय कैमरलिज्म, बाय कैमरलिज्म मतलब जब हमारे हमारा जो पार्लियामेंट है, हमारे पार्लियामेंट में दो हाउसेस होते हैं, एक होता है हमारा लोअर हाउस विच इज नोन एज लोकसभा इन इंडिया, एक होता है हमारा अपर हाउस विच इज नोन एज राज्यसभा इन इंडिया। तो ये दो हाउसेस का, दो चैम्बर्स का जो कंसेप्ट है इन द लेजिस्लेचर दैट इज नोन एज बाइकैमरलिज्म, और बाइकैमरलिज्म का कंसेप्ट हमने लिया है फ्रॉम द ब्रिटेन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से भी हमने बहुत सारी चीजें ली हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल इंडिपेंडेंस की जुडिशरी अपने वर्किंग में इंडिपेंडेंट रहेगी, जुडिशियल रिव्यू, impeachment of the president, impeachment of the president बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड दिस impeachment of the president का प्रोसेस हमने यूएसए से लिया है। रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस एंड पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये कंफ्यूजिंग हो सकता है, ये आपको याद रखना है दैट द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज टेकन फ्रॉम द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। कनाडा, कनाडा का मॉडल हमने काफी हद तक अडॉप्ट किया है, जैसे कि कनाडा और इंडिया दोनों ही फेडरल गवर्नमेंट है। फेडरल गवर्नमेंट मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे सेंटर और स्टेट में पावर का डिवीजन देखा जाता है। फिर भी बहुत सारे एरियाज में यहाँ पे
एक सेंटर जो है वो हमारा स्ट्रांग होता है। जैसे कि रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास 3 तरह की लिस्ट्स होती हैं। एक होती है हमारे पास सेंटर लिस्ट में बहुत सारे सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं। स्टेट लिस्ट में भी अपने कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं। एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट। तो तीनों लिस्ट में सब्जेक्ट्स मेंशन्ड हैं कि इन इन एरियाज पे, इन इन सब्जेक्ट्स पे, इन इन टॉपिक्स पे यहाँ पे आप जो है वो लॉ बना सकते हैं। सेंट्रल लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स या टॉपिक्स मेंशन है उन पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकता है। स्टेट लिस्ट में जो टॉपिक्स मेंशन है उन पे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकता है। और कंकरेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स मेंशन है उन पे दोनों ही गवर्नमेंट्स लॉ बना सकती है। लेकिन जो इन तीनों ही लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स मेंशन नहीं है, दैट कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ द रेजिडरी सब्जेक्ट्स। तो रेजिडरी सब्जेक्ट्स पे यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द सेंटर बीइंग द स्ट्रॉन्गर। सो स्ट्रॉन्ग सेंटर का कंसेप्ट इंडिया में भी है एज वेल एज कनाडा में भी है। तो स्ट्रॉन्ग सेंटर का कंसेप्ट इंडिया ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कनाडा से लिया है। रेजिडियल पावर मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। देन अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट बाय द सेंटर। तो हमारी सेंटर गवर्नर, हमारी सेंटर लेवल पे हमारा हेड ऑफ द स्टेट होता है प्रेसिडेंट। वहीं अगर सेंट्रल लेवल पे यही पोस्ट अगर देखी जाए तो वो गवर्नर की मानी जाती है। और गवर्नर को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। गवर्नर, हर एक स्टेट में गवर्नर अपॉइंट किया जाता है तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपॉइंट करती है। तो ये पावर भी हमने कनाडा से ली है। देन एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ऑन द डिमांड ऑफ द प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट कहे कि हमें आपसे ये रिकमेंडेशन चाहिए किसी एक मैटर का, सो दिस इज द एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। तो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन का पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज टेकन फ्रॉम द कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर आयरलैंड से जो बहुत ही फेमस हमारा जो सॉरी बहुत ही फेमस जो प्रोविजन हमने आयरलैंड से लिया है, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। दिस इज मेंशन इन द पार्ट 4 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमें याद रह जाता है क्योंकि जब हम डीपीएसपी भी पढ़ते हैं तो डीपीएसपी की स्टार्टिंग में हमें ये पढ़ने को मिलता है कि द प्रोविजंस ऑफ द डीपीएसपी इज टेकन फ्रॉम द आयरलैंड या आयरिश गवर्नमेंट से, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये लिया है। इसके अलावा जो प्रोविजंस हमें याद नहीं रहते हैं उन पे फोकस करते हैं। जैसे कि नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर्स टू राज्यसभा। राज्यसभा में जनरली 12 मेंबर्स को, राज्यसभा में वी हैव 245 मेंबर्स, जिसमें से 12 मेंबर्स जो हैं दे आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो दिस provision of nomination of members to the Rajya Sabha is taken from Ireland, सबसे पहली बार। सेकेंड, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट केस में हमारा जो मेथड ऑफ इलेक्शन होता है दैट इज क्वाइट डिफरेंट, जो हम प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। नाउ दिस मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज टेकन फ्रॉम आयरलैंड। तो आयरलैंड से अब 3 चीजें होगी। डीपीएसपी तो हमें याद रहते ही हैं। द प्रोविजन ऑफ द nominated members of the Rajya Sabha, nomination of the members of the Rajya Sabha is taken from Ireland. इसके अलावा method of election of the president is also taken from the Ireland. नेक्स्ट, जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन। जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन को बोला जाता है वीमार कॉन्स्टिट्यूशन। वीमार इज अ प्लेस इन द जर्मनी, सो इट्स कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज वीमार कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी इज टेकन फ्रॉम द वीमार कॉन्स्टिट्यूशन और जर्मनीज कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये डिफरेंस आपको याद रहेगा कि हमारा जो इमरजेंसी के प्रोविजन है दे आर टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, while the provision of suspension of fundamental rights during emergency is taken from Germany's constitution. फिर ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है कॉन्करेंट लिस्ट। मैंने आपको बताया था कि वी हैव 3 लिस्ट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट को यूनियन लिस्ट बोला जाता है रादर। तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, एंड दिस कॉन्करेंट लिस्ट प्रोविजन इज टेकन फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स एंड जॉइंट सिटिंग। जॉइंट सिटिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो जॉइंट सिटिंग का कंसेप्ट इज टेकन फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा यूएसएसआर, दिस इज रशिया एट प्रेजेंट। यूएसएसआर जब टूटा था तो वो रशिया में, रशिया और बहुत सारी कंट्रीज में डिवाइड हुआ था। तो यूएसएसआर की कॉन्स्टिट्यूशन से वी हैव टेकन फंडामेंटल राइट्स, नो, ये होने चाहिए हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज। सॉरी, यहाँ पे ये मिसप्रिंटेड है, ये आप ठीक कर सकते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज का कंसेप्ट वी हैव टेकन फ्रॉम द यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा 3 टाइप्स की जस्टिस, दैट इज सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, व्हिच आर मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जस्टिस तीनों तरह की हमने ली है फ्रॉम द रशियन रिवोल्यूशन ऑफ 1917। तो रशियन रिवोल्यूशन ऑफ 1970 से वी हैव टेकन जस्टिस ऑफ द जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल व्हिच इज मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा फ्रांस से हमने लिया है रिपब्लिक का कंसेप्ट व्हिच इज अगेन मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा प्रीएम्बल में जो ट्राइनिटी प्रेजेंट है दैट इज लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये तीनों ही चीजें हमने
फ्रांस से ली है। तो ये ट्रिनिटी इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके बारे में कहा जाता है कि अगर एक भी चीज इनमें से मिसिंग हो, मतलब अगर लिबर्टी मिसिंग है तो इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी कैन नॉट सर्वाइव, तो एक भी चीज अगर इस ट्रिनिटी में मिसिंग हो तो अदर टू कैन नॉट सर्वाइव। सो दिस इज नोन एज ट्रिनिटी, एंड ट्रिनिटी लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इज टेकन फ्रॉम द फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा जापान से हमने लिया है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम फंडामेंटल राइट्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम ये रूल ऑफ लॉ, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये चीजें देखेंगे और इनके बीच में डिफरेंस देखेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एरिया है, बट ये आपकी अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी ना हो तो यहाँ पे आपके क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं। तो जापान से हमने लिया है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का फिनोमेना। नेक्स्ट है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से लिया है अमेंडमेंट का प्रोसीजर, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हमारे पार्ट 20 में मेंशन है। सो अमेंडमेंट का प्रोसीजर हमने साउथ अफ्रीका से लिया है, एंड इलेक्शंस टू द मेंबर ऑफ राज्यसभा इज टेकन फ्रॉम द साउथ अफ्रीका। एक था हमारा नॉमिनेशन टू द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, वो हमने कौन सी कंट्री से लिया था वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड इसके अलावा वी हैव इलेक्शंस टू द मेंबर ऑफ राज्यसभा, देन दिस प्रोविजन इज टेकन फ्रॉम साउथ अफ्रीका। अब चलते हैं टू द नेक्स्ट सेलिएंट फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज द ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन दो तरह का होता है, या तो वो रिजिड होता है। रिजिड वो कॉन्स्टिट्यूशन इस केस में होता है जब उस कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करना मुश्किल हो, मतलब अमेंडमेंट टू दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट दैट इजी, इज अ कम्प्लेक्स प्रोसेस। जैसे कि यहाँ पे यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे रिजिड कॉन्स्टिट्यूशंस में वी रिक्वायर स्पेशल प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट, जैसे कि यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन। या दूसरी तरह का कॉन्स्टिट्यूशन होता है फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पे जो अमेंडमेंट होता है दैट इज वेरी इजी, दैट इज एज इजी एज मेकिंग एन ऑर्डिनरी लॉ। जैसे कि ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन, तो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्लेक्सिबल नेचर। आप इसी बात से लिंक कर सकते हैं कि ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन इज अनरिटन इन नेचर। अब जिस चीज को लिखा ही नहीं गया है उसमें चेंजेस करना कंपैरेटिवली इजी है। और यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन इन नेचर, तो वहां पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाना इज वेरी कम्प्लेक्स, तो वो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा, जबकि ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। लेकिन अगर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो some of the features of the Indian constitutions are rigid in nature. They are not very easy to amend, or some of the features of the constitution are very flexible in nature. That is, they are easy to amend. इंडिया में वी हैव आर्टिकल 368 जो हमारे अमेंडमेंट के प्रोसीजर की बात करता है, अमेंडमेंट की बात करता है, जो कि हमने लिया है फ्रॉम द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रोसीजर ऑफ द अमेंडमेंट हमने लिया है। सो अमेंडमेंट्स यहाँ पे जो आर्टिकल 368 में मेंशन है वो दो तरह की अमेंडमेंट्स मेंशन है। दो तरह की अमेंडमेंट्स में फर्स्ट वी हैव ऐसे कुछ एरियाज का अमेंडमेंट जो हम स्पेशल मेजोरिटी से करते हैं। स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है? हमारे पार्लियामेंट में जो दोनों हाउसेस हैं उन हाउसेस की मेजोरिटी, मेजोरिटी जब भी हम बात करते हैं तो हम हाफ ऑफ द मेंबर्स की बात करते हैं, हाफ प्लस वन, ठीक है। तो हाफ ऑफ द मेंबर्स प्लस वन मेंबर्स अगर प्रेजेंट हो तो मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। उसके अलावा प्लस जो उस टाइम पे जब उस बिल को पास कर रहे हैं हम, जब अमेंडमेंट की बिल की पासिंग का प्रोसेस चल रहा है उस टाइम पे जो मेंबर प्रेजेंट हैं एज वेल एज उस बिल पे वोटिंग कर रहे हैं। सो प्रेजेंट एंड वोटिंग में जितने भी मेंबर्स हैं उनका जो 2/3 होगा वो, इसमें से जो भी ज्यादा है उसको काउंट किया जाएगा, मतलब मेजोरिटी ऑफ द मेंबर विच इज 50% प्लस वन, या जो जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट हैं और वोटिंग कर रहे हैं उसका 2/3, उसमें जो भी ज्यादा होगा। अगर वो ज्यादा नंबर ऑफ लोगों ने उस बिल को अप्रूव कर दिया तो ये स्पेशल मेजोरिटी के तहत उस बिल को अप्रूव कर दिया गया। सो दिस इज अ केस ऑफ स्पेशल मेजोरिटी। इसके अलावा जो ये तो था हमारे 368 आर्टिकल के अंदर जो मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी का प्रोसेस बताया गया है, जो अमेंडमेंट का प्रोसेस बताया गया है उसका अभ्यास करने का फर्स्ट वे। सेकंड, कुछ बिल्स ऐसे होते हैं जहां पे ये स्पेशल मेजोरिटी के तहत उनको पास करवाया जाता है, as well as we require the rectification by at least half of the states, मतलब स्टेट के असेंबली भी सिंपल मेजोरिटी से वहां पे पास होगा और स्टेट्स भी उस बिल को, जो अमेंडमेंट का जो बिल हमने अप्रूव करा है उसको अप्रूवल दे। मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट्स शुड गिव अप्रूवल टू दैट पर्टिकुलर बिल, तभी वो बिल पास होगा और वहां पे अमेंडमेंट होगी। सो वी हैव स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, तब वो बिल यहाँ पे पास होगा।
तो ये तो हमें दिखाता है रिजिडिटी, क्योंकि यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी चाहिए कुछ बिल्स में चाहिए कि स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ हमें हाफ ऑफ द स्टेट्स का भी रेटिफिकेशन चाहिए। फिर हम बात करते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ पर दिखाता है, क्योंकि हमने कहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ रिजिडिटी एज वेल एज फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं, कुछ एक प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को हम सिंपल मेजोरिटी से भी अमेंड कर सकते हैं, जैसे कि ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस से किया जा सकता है। जैसे हम ऑर्डिनरी कोई और बिल पास कर रहे हैं, कोई और लॉ बना रहे हैं। अब फ्लेक्सिबिलिटी के एग्जांपल में हमने देखा था ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन, कि ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्लेक्सिबल इन नेचर, क्योंकि वहां पे जो अमेंडमेंट की लॉज है दे आर पास्ड सेम एज ऑर्डिनरी लॉज। अब कुछ प्रोविजंस तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन भी ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस की तरह पास हो रहे हैं, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इज अ मिक्स ऑफ रिजिडिटी एज वेल एज फ्लेक्सिबिलिटी। सो दिस वाज द थर्ड सेलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फिर देखते हैं फोर्थ सेलिएंट फीचर, दैट इज फेडरल सिस्टम with a unitary bias. India में we have the federal system. फेडरल सिस्टम में मैंने आपको बार बार बताया है कि हमारे पास सेंटर और स्टेट और अब तो लोकल गवर्नमेंट के पास भी हमारे कुछ पावर्स हमने दी हैं विद टाइम। तो यहाँ पे हमारे पास फेडरल सिस्टम का मतलब ही होता है डिवीजन ऑफ पावर। और फेडरल फीचर्स, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, यहां से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन वेरियस एग्जाम्स। फेडरल फीचर्स कहाँ कहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिखते हैं, ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो दिखाते हैं दैट वी हैव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर स्टेट और द लोकल बॉडीज। डिवीजन ऑफ पावर की बात हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता है, ये तो बिल्कुल ही फेडरल स्टेट का एक फीचर है। इसके अलावा वी हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो साफ साफ हमें बताता है कि कहाँ कहाँ पे वी हैव द पावर विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, वेयर वी हैव द पावर विद द स्टेट गवर्नमेंट्स। तो क्लियर डिस्टिंक्शन है बिटवीन द पावर, तो डिवीजन ऑफ द पावर वो भी रिटन फॉर्म में है। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज अगेन अ फीचर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। इसके अलावा बाइकैमरलिज्म जैसे कि वी हैव पार्लियामेंट में वी हैव टू हाउसेस, मैंने आपको बताया था, वी हैव लोकसभा एंड वी हैव राज्यसभा। लोकसभा में तो डायरेक्टली यहाँ पे लोग इलेक्शन जो भी कैंडिडेट यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव खड़ा होता है उसको वोटिंग देते हैं और डायरेक्टली उसको अपने कैंडिडेट को इलेक्ट करते हैं। सो वी हैव रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द नेशनल लेवल इन द लोकसभा। लेकिन राज्यसभा की अगर बात करें तो राज्यसभा में जो 245 हमारे पास मेंबर्स टोटल होते हैं, जिसमें से 12 मेंबर्स को तो ये हमारा प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, और जो 233 मेंबर्स होते हैं 233 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबलीज मेंबर्स, मतलब एमएलएज इनको इलेक्ट करते हैं। तो मतलब ये जो राज्यसभा है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ये राज्यों को रिप्रेजेंट करता है, ये स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारा बाइकैमरलिज्म में एक हाउस ऐसा है जो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है। अगेन डिवीजन ऑफ पावर की बात हो रही है, तो ये फेडरल फीचर हो जाएगा। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशरी कोई भी, we have supreme court at the top, high court below it and subsidiary courts below it, जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आ जाते हैं, लोकल कोर्ट्स आ जाते हैं। अब चाहे कोई भी सेंटर का लॉ हो चाहे स्टेट का लॉ हो, कोई भी वॉयलेट हुआ है तो आप सब्सिडरी कोर्ट्स में, मतलब लोअर कोर्ट्स में सबसे पहले जाएंगे, उसके बाद आप हायर कोर्ट्स में जाएंगे, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो ये हर एक लॉ के बेसिस पे, हर एक लॉ के वॉयलेशन पे जो प्रोसीजर रहता है वो लोअर टू अपर कोर्ट्स के ऊपर ही जाना होता है। सो ये हमारी इंडिपेंडेंट जुडिशरी इसी तरीके से काम करती है। इसके अलावा इंडिपेंडेंट जुडिशरी की अगर बात करें तो दिस इज द इंटीग्रेटेड जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी मतलब जुडिशरी काम करती हैं विदाउट बीइंग इंटरफेयर्ड बाय द एग्जीक्यूटिव एज वेल एज लेजिस्लेटिव ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। तो ये अपने आप से जुडिशरी जो फ्री है टू वर्क, तो फ्रीली जुडिशरी इन टाइप ऑफ जो भी इनके पास केसेस आते हैं उसमें अपनी रूलिंग्स दे सकती हैं। इसीलिए ये भी एक फेडरल फीचर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में कोई वो इन पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता। फिर नेक्स्ट है सुप्रीमेसी एंड रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है, इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस इजीली नहीं करे जा सकते। और रिजिडिटी में हमने वन ऑफ द फीचर देखा था कि जहाँ पे कुछ प्रोविजंस में टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन वी रिक्वायर द रेटिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट्स, एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स। तो वो भी चीज हमें यहाँ पे दिखाती है कि हमने यहाँ पे स्टेट्स को इन्वॉल्व करा है इन सम ऑफ द प्रोसेसेस। तो ये तो थे फेडरल फीचर। अब यहाँ पे कुछ एक थिंकर्स के ओपिनियंस बताए गए हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है स्टिल, बट आपने पढ़ लेने चाहिए ताकि अगर आ जाए तो आप इसमें बता सके। केसी वियर के बारे में बताया गया था, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट या जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज फेडरल इन फॉर्म एंड यूनिटरी इन स्पिरिट।
अब यूनिटरी इन स्पिरिट कैसे है वो हम आगे देखेंगे, बट आपको ये बस अभी टर्म्स याद रखने हैं कि दिस वाज सेड बाय केसी वियर। इसके अलावा केसी वियर ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्वासी फेडरल भी कहा है। मॉरिस जोन्स ने बार्गेनिंग फेडरलिज्म का वर्ड यूज करा है, क्योंकि ये फेडरलिज्म हमारे पूरी तरीके से यहाँ पे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिखती है। ग्रैनविल ऑस्टिन ने इसको बोला है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। आइवर जेनिंग्स ने इसके लिए टर्म यूज करी है फेडरेशन विद द सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। मतलब हमारे पास डिवीजन ऑफ पावर तो है, बट उसी में भी वी हैव अ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। फिर देखते हैं यहाँ पे यूनिटरी जो फीचर्स हैं वो मेंशन्ड है। अगर आगे आते हैं तो आई विल टेल यू, अदरवाइज आई विल ऐड हियर। ठीक है, नेक्स्ट हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सेलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नाउ दिस कंसेप्ट ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज टेकन फ्रॉम ब्रिटेन, और इसमें क्या है, सेंटर और स्टेट दोनों में ही पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का प्रिंसिपल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूपीएससी ने अपने प्रीवियस ईयर्स में बहुत बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब इसका प्रिंसिपल क्या कहता है कि कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स, एंड यहाँ पे लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स एंड एज वेल एज एग्जीक्यूटिव ऑर्गन भी यहाँ पे आना चाहिए। तो यहाँ पे कोऑपरेटिव एंड कोऑपरेशन कैसे है, जो हमारे हमारे पार्लियामेंट में एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स जो हैं वो यहाँ पे इलेक्ट होते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स में ही से ही मेंबर्स जो बनते हैं वो मिनिस्टर्स बनते हैं, और वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जाते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड होता है पीएम। नाउ दिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्लस पीएम, ये तो पार्ट हुए ऑफ द एग्जीक्यूटिव, और ये जो हमारे एमपीज थे ये पार्ट है ऑफ द लेजिस्लेचर। फॉर द बिगनर्स मैं आपको बता दूं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेन बॉडीज होती हैं वो होती है हमारी लेजिस्लेटिव। जिन बॉडीज में हमारा इंडियन गवर्नमेंट है वो डिवाइडेड है, उसको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। दैट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट जो कानून बनाता है, लॉज बनाता है, रूल्स बनाता है, वो होता है लेजिस्लेचर। दैट ऑर्गन ऑफ द बॉडी जो उन लॉज रूल्स को इंप्लीमेंट करवाने का काम करता है, लागू करवाने का काम करता है, दैट इज द एग्जीक्यूटिव। और जुडिशरी आपको पता ही है, कोर्ट्स का वो सिस्टम जो अगर उनमें कोई ही ऊंच नीच होती है उन कानूनों को इंप्लीमेंट करवाने में, या स्टेट कुछ गलत करता है या कोई क्राइम हो जाता है, तो वो काम इंप्लीमेंट करवाने का काम जुडिशरी करता है by various forms of laws and rules. So these are the organs of the government: legislature, executive and judiciary. अब हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स वो तो लेजिस्लेचर का पार्ट होते हैं, क्योंकि वो कानून, लॉज एंड रूल्स बनाने का काम करते हैं, और इसी में से जो हमारे मिनिस्टर्स बने हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाते हैं, और उसी का हेड होता है पीएम, तो दे आर द पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो इंडिया में भी चलती है, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के जो मेंबर्स हैं वो एक साथ कोइंसाइड करके कि some of the members of the executive are some of the members of the legislature are the members of the executive। ये तो फर्स्ट प्रिंसिपल हो गया। सेकेंड प्रिंसिपल यहाँ पे कहता है दैट दिस एग्जीक्यूटिव इज अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल टू द legislature, मतलब they are the members of the executive are answerable to the members of the legislature by various methods। जैसे क्वेश्चन आर एक होता है, क्वेश्चन आर हर एक सेशन का जनरली जो फर्स्ट आर होता है दैट इज नोन एज क्वेश्चन आर, जहाँ पे डिफरेंट एमपीज इन मिनिस्टर से, इनकी पॉलिसीज से रिलेटेड, इनके वर्किंग से रिलेटेड वेरियस क्वेश्चंस पूछते हैं। और भी बहुत सारी फॉर्म्स होते हैं जिससे this organ of the government, that is the executive part of the government, is directly answerable to the legislative part of the government। So this is the phenomena of parliamentary form of government। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। सेकेंड टाइप ऑफ गवर्नमेंट होती है इंडिया में, तो वी हैव पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एट द सेंट्रल लेवल, एट द स्टेट लेवल एज वेल। तो दोनों ही लेवल्स पे हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलती है। फिर सेकेंड है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो अमेरिका में चलती है। यहाँ पे डॉक्ट्रीन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर चलता है बिटवीन टू ऑर्गन्स। ये दो ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। तो इनके बीच में सेपरेशन ऑफ पावर चलता है, इनके मेंबर्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ये आपस में एक दूसरे की वर्किंग में कोई ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं रखते। सो दिस इज द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को वेस्टमिंस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि ब्रिटिश वहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट का प्लेस है में लंदन में जो प्लेस है जहाँ पे ये हमारी ब्रिटिश पार्लियामेंट लोकेटेड है, उस प्लेस का नाम है वेस्टमिंस्टर। तो हमने ये ब्रिटेन से लिया है, इसीलिए इसको वेस्टमिंस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोला जाता है। इसको कैबिनेट गवर्नमेंट भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे कैबिनेट बनती है। इसके अलावा इसको प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के पास बहुत ज्यादा पावर होती है। सो दिस इज
ऑल्सो नोन एज प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब इस गवर्नमेंट में क्या होता है, इसके फीचर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक नॉमिनल हेड होता है, एक रियल एग्जीक्यूटिव होता है, नॉमिनल एज वेल एज रियल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। मेजॉरिटी पार्टी यहाँ पे रूल कर रही होती है। थर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर इन कॉमन एंड लोअर हाउस इन पर्टिकुलर। तो ये डिस्टिंक्शन भी आपको याद होना चाहिए कि एग्जीक्यूटिव इज अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट, लेकिन अगर स्पेसिफिकली बात करें तो एग्जीक्यूटिव इज अकाउंटेबल टू द लोअर हाउस, दैट इज लोकसभा ऑफ द पार्लियामेंट। फोर्थ, मिनिस्टर्स जो हैं वो लेजिस्लेचर के मेंबर हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पे जो लीडर होगा वो स्टेट लेवल पे सीएम होगा और सेंट्रल लेवल पे पीएम होगा, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड ही यही होता है। सिक्स, डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, लोकसभा और या असेंबली का इसको लोअर हाउस कंसिडर किया जाता है, ये डिसॉल्व हो जाते हैं आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम विच इज 5 years इन इंडिया। 5 साल बाद ये डिसॉल्व हो जाते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम में अगर हम बात करें तो वी हैव टेकन पार्लियामेंट्री सिस्टम फ्रॉम द ब्रिटेन्स गवर्नमेंट, लेकिन इंडिया और ब्रिटिश की जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है इसमें भी डिफरेंस है, वो देखते हैं। ब्रिटेन की पार्लियामेंट सोवरेन ज्यादा है इन कंपैरिजन टू इंडियाज पार्लियामेंट। इंडिया की पार्लियामेंट सोवरेन नहीं है, उसके पास खुद के पास इतनी ज्यादा पावर नहीं है जितनी ज्यादा ब्रिटेन की पार्लियामेंट के पास पावर है। सेकेंड, ब्रिटेन में मोनार्की चलती है कि इनका जो हेड होता है वो हेरिडिटरी होता है, जबकि इंडिया में इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शंस के माध्यम से हम हमारे इंडिया का हेड को इलेक्ट करते हैं, हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होते हैं, चाहे वो डायरेक्ट इलेक्शंस हो चाहे वो इनडायरेक्ट इलेक्शंस हो। प्रेसिडेंट के केस में, हमारे प्रेसिडेंट के केस में इनडायरेक्ट इलेक्शंस का मेथड चलता है, तो वी हैव रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जबकि ब्रिटेन में वी हैव मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे मोनार्की चलती है, इनका हेड जो होता है वो हेरिडिटरी होता है। सिक्स्थ फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। तो पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी, पार्लियामेंट ब्रिटेन में बहुत ज्यादा सोवरेन है, बहुत ज्यादा पावरफुल है, और इसी तरीके से ये जो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें वी हैव अ मिक्सचर ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी जो कि हमने ब्रिटेन से लिया है, एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी, जुडिशियल सुप्रीम जुडिशरी है हमारी अमेरिका में, तो ये दोनों का ही मिक्सचर इंडिया में लिया है। इंडिया में वी हैव अ कंसेप्ट नोन एज जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि जुडिशरी विच इज एन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, जुडिशरी के पास पावर है कि कोई भी एक्शंस जो हमारे लेजिस्लेचर एज वेल एज एग्जीक्यूटिव ने लिए हैं उसको ये चेक कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बनाई है और वो लॉ किसी न किसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को कहीं से वायलेट कर रही है, तो जुडिशरी उस लॉ को चेक कर सकता है, उस लॉ को नल डिक्लेयर कर सकता है, क्योंकि जुडिशरी के पास पावर है ऑफ द जुडिशियल रिव्यू। जुडिशरी ने यहाँ पे उस लॉ को रिव्यू करा और बताया कि दैट इज नॉट इन द लाइन विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो उसको वहां पे वो नल डिक्लेयर कर सकता है। इसी तरीके से वेरियस एग्जीक्यूटिव एक्शंस भी, अगर किसी न किसी तरीके से किसी के फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रहा है या किसी लॉ को, कॉन्स्टिट्यूशन को किसी तरीके से यहाँ पे ये कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है, तो उस केस में जुडिशरी इसको भी नल डिक्लेयर कर सकती है, जुडिशरी इसके ऊपर भी एक्शंस ले सकती है। सो दिस इज जुडिशियल रिव्यू। अब ये जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, लेकिन इंडिया का जुडिशियल रिव्यू इज नैरोअर देन अमेरिका, क्योंकि अमेरिका में चलता है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। सॉरी, इंडिया में चलता है आर्टिकल 21 में मेंशन्ड है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, जबकि अमेरिका में चलता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इंडिया का प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ आप ऐसे याद रख सकते हैं कि इसमें सिर्फ प्रोसीजर देखा जाता है और कुछ भी नहीं देखा जाता। मतलब अगर कोई लॉ हमारी पार्लियामेंट ने बनाया है, वो लॉ बनाने का अगर प्रोसीजर बिल्कुल सही है, उसने प्रोसीजर में कोई गड़बड़ नहीं करी है, तो वो लॉ जैसा मर्जी हो, हमारे लिए वो लॉ सही है, वो किसी भी तरीके से किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी एंगल को वायलेट नहीं कर रहा है और उसको बनाने का प्रोसीजर सही है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो जुडिशरी है उसमें और कोई चीज नहीं दिखा। लेकिन अमेरिका का कंसेप्ट दैट इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यहाँ पे ये कहता है कि लॉ जो है इट मस्ट बी फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल, नॉट जस्ट प्रॉपरली पास। तुम्हारा बनाने का तरीका चाहे जितना मर्जी सही है, अगर वो लॉ जिस कंडीशन पे हम उस लॉ को यहाँ पर देख रहे हैं वो लॉ वहां पे फेयर नहीं है, वो जस्ट नहीं है, वो उस कंडीशन में रीजनेबल नहीं है, तो यहाँ पे वहां अमेरिका की जुडिशरी उसको नल डिक्लेयर कर देगी। जबकि इंडिया में फोकस सिर्फ प्रोसीजर पे होता है, तो इंडिया में हमारा चलता है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ विच इज मेंशन इन आर्टिकल 21 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में मेंशन है। आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी की बात करता है, वहां पे वी हैव प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ।
अमेरिका के ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का फोकस होता है ऑन द प्रोसीजर प्लस सब्सटेंस, सब्सटेंस मतलब फेयरनेस पे, कि ये जो लॉ बनाई गई है ये अनजस्ट नहीं है, किसी भी तरह के फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर रही है, ये आर्बिट्ररली, मतलब जिसने भी इस लॉ को बनाया है उसने मनमानी नहीं करी है, उसने आर्बिट्ररली इस लॉ को नहीं बनाया है। तो अगर ये किसी भी तरीके से यहाँ पे फेयर नहीं है तो कोर्ट्स इसको स्ट्राइक डाउन कर सकती है अगर ये लॉ किसी भी तरीके से फेयर नहीं है। जबकि इंडिया का प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ सिर्फ प्रोसीजर को देखता है, इसका फोकस सिर्फ यही रहता है कि लॉ को हमने सही तरीके से बनाया है। इस प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का जो ओरिजिन है दैट इज यूके, मतलब ब्रिटेन से हमने ये प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ लिया है। यहाँ पे ये कहता है इफ अ लॉ इज प्रॉपरली पास्ड बाय द लेजिस्लेचर तो ये वैलिड है, अगर चाहे वो अनफेयर हो या अनरीजनेबल हो या अनजस्ट हो। तो इसका फोकस सिर्फ प्रोसीजर पे रहता है कि लॉ को बनाया सही तरीके से गया है नहीं, कोर्ट्स इसकी फेयरनेस पे क्वेश्चन नहीं करते। लेकिन इंडिया में जैसे आर्टिकल 21 में मैंने आपको बताया वी हैव प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, लेकिन इंडिया में एक बहुत ही अच्छा केस आया था दैट इज मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वर्डिक्ट दी थी कि प्रोसीजर मस्ट बी जस्ट, रीजनेबल एंड इट मस्ट बी इफेक्टिवली इट मस्ट बी जस्ट फेयर एंड रीजनेबल। और इसी लॉ ने, अब यही तो था हमारा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या कहता था कि प्रोसीजर सही हो प्लस लॉ मस्ट बी जस्ट फेयर एंड रीजनेबल। अब मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दे दी। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब ये रूलिंग दे दी, ये वर्डिक्ट दे दी, तो उसके बाद से इफेक्टिवली इंडिया में भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ लागू होना शुरू हो गया था। सो दिस इज द केस ऑफ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। आई होप यू अंडरस्टूड इट। अगर फिर भी आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं। अभी इस चैप्टर में और भी कुछ सेलियंट फीचर्स पड़े हैं बट लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा जा रहा है, इसलिए नेक्स्ट क्लास में हम और सेलियंट फीचर्स को पढ़ते हुए इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। और आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप फ्रीली पूछ सकते हैं, और इसी तरीके से इन चैप्टर्स को इस लेक्चर्स को अटेंड करते रहिए और अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।